यस। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है ना, यहाँ पे ये जो है, इसमें बस इतना इतना बस ध्यान देना है हमें कि ये जो हमारा जो इसमें दिया हुआ है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, और जो मार्केट रेट है वो ऑफ मार्केट टर्म में है, ठीक है। और जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसके लिए हमें बस देखना है, बाकी और सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। 15-15 हज़ार, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख के हैं। आखिरी के साल में क्या हो रहा है, कंपलसरी कन्वर्टेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपलसरी कन्वर्टेबल है। तो कंपलसरी कन्वर्टेबल में जो भाई कन्वर्ट होने वाला है तो उसको हम लाइबिलिटी में कैलकुलेट क्यों करेंगे, तो यहाँ कैलकुलेट नहीं करेंगे, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि पहले हम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन कॉस्ट को हम फाइनेंशियल लाइबिलिटी में से माइनस करते हैं, तो पहले कैलकुलेट तो करना पड़ेगा ना। तो हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इन सबको 15% जो ऑफ मार्केट टर्म है उसे डिस्काउंट रेट करेंगे। और जो 10%, ये 1.5 लाख कैसे आया कि 15 लाख का 10%, ठीक है। अभी ये पीवी करेंगे तो 5,02,824 आ गया, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि हमारी कितनी वैल्यू है, 15 लाख है। 15 लाख में से 5,02,824 इतनी होगी, तो इक्विटी कितना हो गया, 997,176, ठीक है। अभी इसमें से दो 30,000 रुपये है, ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम इन द प्रोपोर्शन ऑफ, ये अलग प्रोपोर्शन, ठीक है। तो हमारा कितना वैल्यू हो जाएगा, 492,786, मतलब इक्विटी में, लाइबिलिटी में कितना जाएगा, 100,056। और तो यहाँ पे नेट लाइबिलिटी दिख रहा है, ये कितना बचेगा, 492,786, ठीक है। अभी ये जो है 492,786, ये हमारी नेट फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। और इसको हम कैसे रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे और माइनस करेंगे 1.5 लाख रुपए, कि हमारा आखिरी में जीरो आना चाहिए। तो ये 15.86% जो क्वेश्चन में गिवन है, नहीं होता तो हमें अभी निकालना पड़ता, बराबर है। बस यहाँ पे क्वेश्चन में इतना ध्यान देना है। एक हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, मगर उसमें सिंपल बस इतना बोला गया हुआ है कि जो हमारा जो बॉन्ड हमने इशू किया है ना, उसमें से जो हमारा ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो हमको लगा हुआ है। और लेकिन जो हमारा ये जो हम पेमेंट कर रहे हैं हर साल, पेमेंट हर हर इसमें ये बोला गया है कि जो 10,000 रुपये का है, ये हर क्वार्टर वाइज पेमेंट हो रहा है, ठीक है। मतलब सॉरी, हाफ एनुअली पेमेंट हो रहा है, मतलब आधे साल में ढाई 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 ढाई, मतलब 2 साल के अंदर 4 बार पेमेंट हो रहा है। मगर जो इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है ना, ये क्वार्टरली पेमेंट हो रहा है। तो क्या करने का, एकदम क्वार्टरली का मस्त चार्ट बना लेना, ठीक है। और क्या कर लेने का, जो जो 2,500 रुपये तक लग रहा है, जो हाफ ईयरली है, वहाँ तक तो 2 बार 10,000 रुपये पूरे पे इंटरेस्ट लगेगा, फिर उसके बाद में पूरे पे इंटरेस्ट लगेगा। तो ऐसे करके एक पूरा वैल्यू बना लेना, वेरी इजी है। और उसके बाद जो हमारा बॉन्ड है ना, बॉन्ड में अगर हमने मान लो कि मतलब इन्वेस्ट किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। सॉरी, अगर हमने परचेज़ किया हुआ है, मतलब पैसा उठाया हुआ है, तो उसमें से माइनस कर देंगे। और जो बैलेंस है उसको उससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। और जो EIR दिया हुआ है ना, वो उसी के लिए दिया हुआ है, मतलब जो भी कॉस्ट है उसको माइनस करने के बाद, जो हमने अभी बनाया है, जो हमने चार्ट बनाए हैं, इसको माइनस करने के बाद इसको किस रेट से डिस्काउंट करेंगे कि ये वाला वैल्यू आ जाए। तो बस उसको सिंपल, उसका कुछ भी नहीं बचता है, बस दिमाग पर लगाना है कि यहाँ तक हमें कैसे पहुँचना है। गड़बड़ हो सकती है कि हम, या तो हम वो ना करें, क्या बोलते हैं, या तो हम डिस्काउंटिंग रेट मतलब हाफ ईयरली, क्वार्टरली, इसमें गड़बड़ कर दें, है ना, ध्यान रखना। जो ये वाली एंट्री, अमोर्टाइज कॉस्ट टू एफवीटीपीएल, सिंपल सा, अगर हम क्या कर रहे हैं, अमोर्टाइज कॉस्ट से जा रहे हैं एफवीटीपीएल, तो जिसमें जा रहे हैं तो टू एफवीटीपीएल, टू अमोर्ट मतलब एफवीटीपीएल डेबिट टू अमोर्टाइज कॉस्ट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अगर अमोर्टाइज कॉस्ट OCI में जा रहे हैं, तो अमोर्टाइज कॉस्ट अकाउंट क्रेडिट टू OCI, और जो OCI का बैलेंस जो जाता है क्या में आता है, OCI में आता है। बस हम यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि दो चीज़ बस ध्यान रखने की, अगर एफवीटीपीएल में से आ रहे हैं, या फिर एफवी अदर OCI से जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर FVTPL से जा रहे हैं तो क्या करने का, सबसे पहले देखने का कि भाई ये कितने पे हो रहा है, ये 90,000 पे हो गया, मतलब 10,000 से वैल्यू गिर गई, तो पहले उसकी वैल्यू गिराओ, ठीक है। यहाँ पर क्या किया, देख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बॉन्ड्स FVTPL, तो इसकी बॉन्ड की वैल्यू गिर गई, 90,000 पे आ गया वो। अब उसके बाद इसको कन्वर्ट कर दो, किस पे जा रहा है, ये जिस पे भी जा रहा हो, जैसे कि इसमें अमोर्टाइज कॉस्ट पे जा रहा है तो अमोर्टाइज कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू दिस, और अगर उस पर जा रहा है, OCI पे जा रहा है, तो OCI अकाउंट डेबिट टू FVTPL, बराबर है। यहाँ पर दिया OCI का डेबिट टू FVTPL, सिंपल सी बात है। बस OCI पे एक चीज़, थोड़ी सी और चीज़ है, OCI में भी सेम यही करना है, पहले हमें गिराना है उस चीज़ को। यहाँ पर क्या किया, OCI अकाउंट डेबिट टू बॉन्ड ऑफ OCI, और सेम एक बार गिरा दिए, 90,000 पे आ गया, OCI को डेबिट कर दिए थे। अब क्या करने वाला है कि काय में डाल रहे हैं अपन, FVTPL पे डाल रहे हैं यहाँ पे, तो FVTPL टू OCI, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अमोर्टाइज कॉस्ट टू OCI। लेकिन यहाँ पर बस एक कैच बस ये रहता है कि जो OCI का जो बैलेंस ये पड़ा हुआ है, इसको क्या करना पड़ा, आखिरी में प्रॉफिट एंड लॉस में रिसाइकल कर देते हैं हम। तो क्या करना है, OCI अकाउंट क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ये डेरिवेटिव का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है सर ने यहाँ पे। 1,000 रुपये का वैल्यू है यहाँ पे, 30 मार्च को हमारा ये है, एंटर इनटू अप कॉन्ट्रैक्ट है। 2 अप्रैल को 1,000 रुपये का है, इसकी फेयर वैल्यू दी हुई है, ठीक है। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी समझो, ठीक है। अब 31 मार्च 2000
2 को मतलब 1 महीने बाद फेयर वैल्यू 1020 होगी, ठीक है। अभी हमको नॉर्मल देखना है, हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो डेरिवेटिव में शुरुआत में कोई अकाउंटिंग नहीं होती है, सीधी सी बात है। अब क्या हो रहा है कि भाई 31 मार्च को हम एंट्री मारने वाले हैं, ठीक है। 31 मार्च को हमारा क्लोजिंग रहता है, तो 31 मार्च को हम देख रहे हैं कि हमारी 1000 रुपये था, 1020 हो गया है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे भाई, हमारा वैल्यू बढ़ गई है, तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स टू प्रॉफिट एंड लॉस टू फेयर वैल्यू गेन एंट्री मार देंगे, ठीक है। सिंपल नॉर्मल नॉर्मल एंट्री है। अब सेटलमेंट डेट यानी 2/4 को क्या करेंगे, 1030 की वैल्यू बढ़ गई, तो क्या करेंगे, सिंपल सेम एक और एंट्री मारेंगे, डिफर्ड फाइनेंशियल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू फेयर वैल्यू एसेट्स। और क्या करने वाले हैं, हमें पैसा तो मिलने वाला है, 1000 का पैसा मिलने वाला है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड फाइनेंशियल एसेट्स 30 रुपये, सॉरी हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिफर फाइनेंशियल एसेट्स नेट मिलेगा ना हमको, क्योंकि हमारा हमारा डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है, डेरिवेटिव में कोई खरीद बेच थोड़ी नहीं रहे हम, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड DF है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे कुछ चीज़ खरीद रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अकाउंट डेबिट टू बैंक टू DF है, तो इन्वेस्टमेंट करेंगे 131, टू बैंक करेंगे 1000, तो DFA करेंगे, ठीक है। इसी का सेम अगर अमाउंट का कॉल ACM है, FBT फेयर वैल्यू OCI है, या फिर ये है, तो इसमें क्या करना पड़ा, अमाउंट कॉस्ट में हमेशा ये ध्यान रखना है कि इसमें कभी भी वो नहीं होता, क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू में नहीं होता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम अकाउंटिंग डेट में क्या एंट्री मारेंगे, इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी अकाउंट डेबिट टू पेबल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि जो एग्रीमेंट परचेस कर रहे हैं, फाइनेंशियल एसेट परचेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेस कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो सिंपल यहाँ पे हर जगह सेम एंट्री पास हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू पेबल 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 पेबल, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट डेट में क्या होगा, इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ACM को, तो जो भी तुमको अगर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 1000 का 1000 में पेमेंट, मुझे पेमेंट तो 1000 ही करना है हमको, बराबर है। तो 1000 फेयर वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, उसको पेमेंट करेगा पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन OCI क्या बोलेगा कि भाई 31 मार्च को 20 रुपये से बढ़ गई है, तो मैं क्या एंट्री मारूंगा, जो मेरी वैल्यू बढ़ गई है, इन्वेस्टमेंट कवर सिक्योरिटीज को डेबिट करूंगा, और बढ़ गई ना, टू OCI रिजर्व, फेयर वैल्यू क्या में आता है, OCI में जाता है। अभी फिर 31 सेटलमेंट डेट को फिर बढ़ गई है, तो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू OCI रिजर्व, ठीक है। अब ये पेमेंट करना है, तो पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहाँ पे सिंपल इसको प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देना है OCI की जगह। ये जो हमने बताया था, ये ट्रेडेड अकाउंटिंग है। ट्रेडेड अकाउंट मतलब क्या होता है कि भाई हम अकाउंटिंग पहले भी करेंगे, और जो भी चेंजेस हो रहा है उस पर भी करेंगे, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि सेटलमेंट डेट अकाउंटिंग आ गई है। सेटलमेंट डेट अकाउंट में क्या बोलते हैं कि हम सिर्फ नेट में अकाउंटिंग मारेंगे, ठीक है। तो ACM में अमाउंटाइज कॉस्ट में क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन OCI और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करेंगे, जो भी हमको गेन हो रहा है उसकी तो हमें अकाउंटिंग मारनी पड़ेगी ना, तो हम क्या करेंगे, फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट डेबिट टू OCI रिजर्व। तो डेबिट करेंगे फेयर वैल्यू चेंज, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, तो डेबिट इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते हैं, तो फेयर वैल्यू चेंज अकाउंट डेबिट टू OCI रिजर्व। अब क्या करेंगे, इसमें से टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। इसे जो से जाता है ये प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही हम नेट सेटलमेंट में आएगा, तो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक 1000 रुपये से। अभी इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसको डेबिट करेंगे टू बैंक। सॉरी ये मत देखो, ये डायरेक्ट एक एंटर कंबाइन एंटर देखो, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 1030 रुपये की थी, तो डेबिट करेंगे इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सेटलमेंट डेट को तो एंट्री मारनी पड़ेगी ना, तो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अकाउंट डेबिट टू बैंक करेंगे 1000 रुपये से। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि हम फेयर वैल्यू में, तो फेयर वैल्यू में ले लिया इन्वेस्टमेंट को, टू बैंक और टू फेयर वैल्यू चेंज करेंगे 20 रुपये का, और टू OCI रिजर्व में डाल देंगे 10 रुपये का, ठीक है। यहाँ पर सेम प्रॉफिट लॉस में आएगा। अभी हम पढ़ रहे हैं एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग, ये बहुत ही अच्छी अकाउंटिंग है। इसमें बस हमें ये देखना है, देखो सिंपल सी बातें, हमें ये देखना है, बता रहा हूँ मैं कि देखो अभी हमें क्या करना, फाइनेंशियल लायबिलिटी निकालना, अपने हिसाब से हम निकालते हैं, ठीक है। उसको रीपेमेंट शेड्यूल, जैसे ये बना है रीपेमेंट शेड्यूल, उस हिसाब से रीपेमेंट शेड्यूल बना देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमें, जैसे कि उसने बोल दिया कि यहाँ पर 31 मार्च 2002 में हम देख रहे हैं कि वहाँ पर कुछ तो भी चेंजेस कर रहे हैं हम, ठीक है। तो जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं ना, तो यहाँ से जो भी आगे चेंजेस कर रहे हैं उसका शेड बना लो कि भाई क्या चेंज किया उसने, डेट मतलब पीरियड बढ़ा दिया, इंटरेस्ट 10% कर दिया ज़्यादा था तो, और जो भी चेंजेस किया होगा उसको हम उसको उसके हिसाब से लिख लो आप, बराबर है। मतलब जैसे कि मैं लिखता हूँ ना कि 1 से 3 साल तक 25%, मतलब 25,000 रुपये इंटरेस्ट है, और एट द एंड ऑफ द ईयर इतने रुपये है, इसको PV करेंगे जितना होगा, तो वैसे करके पूरा बना लो। तो हम क्या निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पर खड़े हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2, इसके बाद जैसे यहाँ पे ब्लू बना है 1 2 3 बचा है, 1 2 3 बचा हुआ है, तो 3 साल का हम निकालेंगे। अब इसको PV करके लाएंगे तो कहाँ का आएगा, 31 दिसंबर ये 2002 का आएगा, बराबर है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। हाँ, अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट वाली बात, कहने वाली बात ये है कि देखो यहाँ पर हमने ये सब ला लिए, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे 5th ईयर का लिया हुआ है, तो 5th ईयर के बाद का निकाला है 12 साल तक। अब 12 साल के बाद जो भी इसने कंडीशन चेंज हुई थी वो कर लिया। उसके बाद
ये जो हम उसको पीवी करेंगे ना, ये न्यू रेट से, यहाँ पे 11% न्यू रेट है, तो 11% बिल्कुल नहीं लेना है, इसको पीवी करना है ओल्ड रेट से, क्योंकि हमें कंपेयर करना है भैया कि 10% जो हम नहीं कर रहे हो 10% ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है, तो 10% से ही पीवी की है, तो 1013158। अभी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लेने वाली बात है कि क्वेश्चन में 1 लाख रुपये दिया है, लीगल फीस है, तो हमको यहाँ पे तो हम ऐड कर देंगे उसको, ठीक है, यहाँ पर तो हम इसको ऐड कर देंगे 1 लाख रुपये को, तो इसको कंपेयर करेंगे तो 11.32% आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 11.32% आ गया, तो इसका मतलब क्या करेंगे, एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है। अभी एडजस्टमेंट अकाउंटिंग नहीं करेंगे, एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग करेंगे, मतलब ओल्ड लाइबिलिटी को डेबिट कर देंगे और न्यू लाइबिलिटी को क्रेडिट कर देंगे, और बैलेंस प्रॉफिट लॉस में आएगा, ठीक है। तो अभी इसके बाद कहानी खत्म नहीं होती है, कहानी खत्म नहीं होती है। अभी यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमने 5 लाख वाला बनाया हुआ था ना, इसको हमें न्यू रेट से पीवी करना पड़ेगा। न्यू रेट यहाँ पे 11% दिया हुआ था, कुछ नहीं बोलता तो हम मानते हैं 10% ही था, तो 11% से पीवी करेंगे तो 950,9958097 आया है। बस यहाँ पर ध्यान रखना है, इसी को हमें 11% से इंटरेस्ट ऐड करते आना है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट फाइनेंशियल लाइबिलिटी, मतलब जो भी रहेगा हमारा। तो यहाँ देखो, ओल्ड फाइनेंशियल लाइबिलिटी कितनी 10 लाख की थी, 2 क्रेडिट कर देंगे, न्यू लाइबिलिटी 2 प्रॉफिट लॉस में डाल देंगे, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट जो बैंक ये जो है ये 10 लाख रुपये है, ये 10 लाख रुपये को हम लोग प्रॉफिट लॉस में डालेंगे। बस यहाँ पे इतना ध्यान रखना है, इसको यहाँ पे ऐड करने का दिमाग ही नहीं लगाने का, ठीक है। और अगर सर ने बताया है कि अगर मान लो कि यहाँ पर वो हो जाता क्या बोलते हैं, अगर मान लो कि एमोडिफिकेशन अकाउंटिंग होता तो 1 लाख रुपये का हम क्या करते थे, ये सोचते कि हम लाइबिलिटी के लिए हमने पे कर दी, तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी 1 लाख से कम हो जाती, और उसको हम करते हैं 9 लाख रुपये है, इतने रुपये ये जो है ये इसको किस रेट से पीवी करेंगे कि 9 लाख रुपये आ जाए, और फिर उस हिसाब से अकाउंटिंग करते हैं। सो एक्सटिंग्विशन अकाउंटिंग में जो मैंने बताया एकदम डिट्टो वैसा ही चलना है अपने को, बाकी कोई लॉजिक नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, एकदम डिट्टो आंसर बराबर तक आएगा। बस यहाँ पर जो फिफ्थ वाला एग्जाम्पल है बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें बस इतना बोला गया हुआ है कि हमारी फाइनेंशियल लाइबिलिटी 90 करोड़ रुपए की है, 90 करोड़ रुपए में से 60 करोड़, 90 करोड़ रुपए में से क्या हुआ है, 90 करोड़ रुपए में से 2/3 लाइबिलिटी हमारी है, 2/3 और 1/3 है, 2/3 अनस्टेबल है और 1/3 भी कुछ तो भी मॉडिफाइड करना है, तो 2/3 है उसको हम क्या कर रहे हैं, ये जो 80 करोड़ रुपए है, 80 करोड़ का नेट एसेट है, उसका 70% मतलब कन्वर्टेड इंटू 70% इक्विटी इंटरेस्ट है, मतलब 56 करोड़ रुपए में उसको हम ला रहे हैं, सिंपल कहने का मतलब ये है। तो 60 से 54 में लाइबिलिटी कम हो रही है, हमारा फायदा हो रहा है, 4 करोड़ का फायदा हो रहा है हमारा, ठीक है। और जो 1/3 ये जो कर रहे हैं, ये गरीब को 1/3 को जो कर रहे हैं, उसकी देखो क्या बोलता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो एज पर दिस रिवाइज टर्म ऑन ओरिजिनल EIR, जो हम करते हैं ना ओरिजिनल EIR से पीवी करते हैं, तो 25 है, तो कितना था यहाँ पे कितना है, 30 में से 25 है, तो कितना डिक्रीज हो रही है लाइबिलिटी, 5 से डिक्रीज हो रही है लाइबिलिटी, मतलब कितना परसेंट डिक्रीज हो रही है, 16.67% हो रही है, मतलब 10% ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमको, मॉडिफाइड एक्सटिंग्विशमेंट अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको न्यू रेट से भी करेंगे, तो न्यू रेट से सिंपल यहाँ पे बता दिया हुआ है कि जो फेयर वैल्यू ऑफ कैश फ्लो है, जो न्यू रिवाइज टर्म है वो 28 करोड़ है, तो 28 करोड़ से करेंगे, 30 में 28 और 2 करोड़ को प्रॉफिट लॉस में आएंगे, तो सिंपल से एंट्री क्या मारेंगे, ओल्ड फाइनेंशियल अकाउंट डेबिट, ओल्ड फाइनेंशियल लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू न्यू फाइनेंशियल लाइबिलिटी, और प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट कर देंगे। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर जो 3 है टेस्ट नॉलेज का, इस ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है। सिंपल सी बात है, जो मैंने पहले बताया ना भाई, देख जो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है ना, उसको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से ना, इसको पीवी, ये जो पीवी किया है 11.5% से, तो 11% से पीवी इसलिए क्योंकि मार्केट टर्म्स में ही हमको चीज़ पीवी करनी पड़ती है, और हम देखते हैं कि जो डिस्काउंट रेट, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, इसको माइनस करने के बाद क्या ऐसा रेट से हम डिस्काउंट करेंगे कि वो उतना है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, बराबर है, जो निकालते हैं हम खुद से। तो पहले जो पीवी करना है ना, वो ध्यान रखना कि मार्केट टर्म में है किस टर्म में, ठीक है। तो अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या कर रहा है, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि उसके बाद ये बोले कि भाई 15 करोड़, 14.5 करोड़, 13.5 करोड़, 12.5 करोड़, इसको पीवी करेंगे तो इतना आता है, ठीक है, 50 करोड़ रुपए आता है, सॉरी हाँ, जितना इतना आता है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ कि ये जो 15.5 करोड़ है, 14.4 करोड़ है, 30.3 करोड़ है, इन सबको हम किस रेट से हम पीवी करेंगे कि ये 49,21,904 है, तो कैलकुलेशन इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है, 11.5% हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, ठीक है, तो अभी हमें दिया हुआ है कि जो 49,412,90905 दिया हुआ है, इसको हम किस रेट से, ये सबको हम किस रेट से पीवी करेंगे कि इतना अमाउंट आना चाहिए, तो 11.5% दिया हुआ है, तो पहले हम एंट्री मारेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनेंशियल लायबिलिटी, ठीक है। अभी इसको हम किसी रिपेमेंट शेड्यूल से बनाएंगे, दिस प्लस दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस। अभी यहाँ पर क्या बोला गया कि 31 दिसंबर 2002 को ही भिखारी ने पेमेंट देने से मना कर दिया है, ठीक है, तो इसके रिपेमेंट शेड्यूल से हम क्या कर देंगे, उसको हटाएंगे, तो ये इसमें ऐसा माना गया कि 31 दिसंबर 2002 सेकेंड ईयर है, 10 लाख रुपये का पेमेंट है ना, ये भी नहीं किया
इसने, बराबर है। तो यह इसने ये वाला पेमेंट भी नहीं किया हुआ है, तो पहले साल कितने साल का पेमेंट हुआ होगा, 40 का, 50 का, 50 में पेमेंट किया होगा, फिर सेकंड साल 40 में, फिर थर्ड साल 30 में। तो जो सेकंड साल में 40 का पेमेंट किया था ना, ये वाला 4.5 करोड़, तो हमको बस यहाँ पे ध्यान रहना है कि ये जो पेमेंट है ना, 4 करोड़ 40 लाख रुपये का पेमेंट हो रहा है, ये वाला 4 करोड़ 40 का पेमेंट हो रहा है, ये वाला 10 करोड़ पेमेंट नहीं किया, 14 करोड़ 40 लाख मत लेना यहाँ पे, ठीक है। ऐसा मान रहे हैं कि इसका पेमेंट यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, 39 करोड़ 74 लाख इतना का हमारा हो गया। अभी ये जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन नाइन 10 है, ये 10 साल में कर रहे हैं, तो कितना बैलेंस बचता है हमारा, 40 करोड़ बचा होगा टोटल, क्योंकि 50 में 10 करोड़ दे दिया, 10 करोड़ बच गया। अभी हम क्योंकि हम यहाँ पे मान रहे हैं कि सेकंड ईयर में पेमेंट नहीं किया, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम, 4 4 करोड़ करेंगे, और यहाँ पर थर्ड ईयर में कितना करेंगे, थर्ड ईयर में कितना बैलेंस बचता है, 40 बचेगा। तो 40 का कितना परसेंट, 40 का जितना भी परसेंट है वो, 40 का कितना, 15% है, 14 का 15% देख लो, 40 का 15% 6 होता है, फिर 40 माइनस 4, फिर 4, ऐसा करते करते ये पूरा बना लेने का। और उसको हम क्या करेंगे, किस रेट से पीवी करेंगे, 11.5% से, ओल्ड ओल्ड ईयर से पीवी करेंगे, 11.5% से पीवी करेंगे तो इतना आएगा 4515222790, और पहले कितना था 390।